नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बस 2 दिन पहले ही उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ का सम्मेलन खत्म हुआ है, जहां मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, लेकिन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से दूरी बनाए रखी। न बात हुई न मुलाकात हुई। एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से शी जिनपिंग को नजरअंदाज क्यों किया, इसकी भी अपनी वजह रही। अब ये बात सामने आने लगी है तो ये बात भी सामने आई कि चीन पश्चिमी देशों से डरा हुआ है। उसके डर की वजह क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के मंच पर तो दिखे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बता रही थी कि मोदी ने जिनपिंग को कड़ा संदेश देने की ठान रखी है। लिहाजा दोनों नेताओं में ना कोई मुलाकात हुई और ना ही बात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ हैं, लेकिन हाथ मिलाते तक नहीं दिखे। आखिर पीएम मोदी ने जिनपिंग से दूरी क्यों बनाई, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया, जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान को करते आए हैं? तो इसकी वजह भी धीरे धीरे सामने आने लगी है, जिसमें सबसे पहली वजह है एक बार फिर चीन का आतंकवाद के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना रवैया। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी वो पाकिस्तान से दोस्ती निभाने की चाल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएम और शी जिनपिंग के बीच बातचीत नहीं होने की एक वजह चीन की ओर से 26/11 मुंबई हमले के आतंकी साजिद मीर को बचाने की कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने आतंकी साजिद मीर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। अमेरिकी प्रस्ताव में साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात थी। साजिद को ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया, लेकिन चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। यानी आतंकवाद पर चीन अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं। दुनिया के इस बड़े भारी टेररिस्ट एक्ट में, जिससे संसार की आंखें खुल गई टेररिस्ट के और टेररिज्म के अगेंस्ट, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके तार चाइना से जुड़ते हों और वो उस बात पर पर्दा डाले रखना चाहता है। अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रस्ताव में मीर की संपत्ति जब्त करने और यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई थी। अमेरिका ने मीर के सिर पर $5 लाख के इनाम का ऐलान भी कर रखा है, क्योंकि 26/11 हमले में मरने वालों में 6 अमेरिकी भी थे। लिहाजा अमेरिका भी साजिद मीर को सजा देना चाहता है। साजिद मीर जो एक बार फिर चर्चा में आया है, वो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। मीर वही आतंकी है जिसकी प्लानिंग के बाद 2008 में मुंबई को दहलाया गया था। FBI के मुताबिक साजिद मीर मुंबई हमलों का प्रोजेक्ट मैनेजर था। साल 2005 में एक फेक पासपोर्ट और झूठे नाम के साथ वो एक क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत भी आया था, लेकिन मीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। साजिद मीर का नाम न सिर्फ आतंकवाद की दुनिया से जुड़ा है, बल्कि रहस्य से भी जुड़ा है। कभी इस आतंकी को पाकिस्तान ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन जब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान में मीर को 15 साल की जेल की कैद की सजा सुनाई गई। ताज्जुब तो ये है कि मीर के खिलाफ कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं है, लेकिन उसे सजा सुना दी गई। दहशत पसंद टेरर फ्रेंडली चेहरा फिर उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरह अब उसने साजिद मीर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होने से रोकने की कोशिश की और जिस तरह से उसका साथ दिया, जबकि ये प्रपोज़ल अमेरिका ने दिया और इंडिया ने उसका साथ दिया था, साफ दर्शाता है उनकी दहशत प्रियता, और कोई बड़ी बात नहीं है। आतंकी साजिद मीर को सजा की खबर के बाद दुनिया को फिर पता चला कि साजिद मीर जिंदा है, लेकिन आतंकवाद परस्त पाकिस्तान का ये कोई पहला झूठ नहीं है। पाकिस्तान का ये झूठ उसी तरह था जैसे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अल कायदा सरगना लादेन के लिए बयान दिया था। तब मुशर्रफ ने कहा था कि लादेन मर चुका है और पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन 2012 में लादेन कहाँ मिला, कहाँ मारा गया, सबको पता है। अब बात एक बार फिर चीन की, जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को बचाया,
लेकिन आपको याद होगा कि चीन ने इसी तरह मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट में डालने के मामले में भी रोड़ा अटकाया था। तो उससे पहले वो मसूद अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के रास्ते में अड़ंगा लगा चुका है। इनके पीछे ISI और चाइना की मिलीभगत हो सकती है। शायद टेक्निकल सपोर्ट चाइना का रहता है और शेल्टर देने का काम पाकिस्तान करता है, और इस नेक्सस को पूरे शांति प्रिय संसार को मिलकर तोड़ना चाहिए। ऐसा अब समय आ गया। जाहिर है कि चीन भरोसे के काबिल नहीं है और SCO के मंच से PM मोदी ने चीन से दूरी बनाकर यही संदेश देने की कोशिश की। मोदी के जिनपिंग से दूरी बनाने की दूसरी वजह माना जा रहा है LAC पर लद्दाख में चीन की चालबाजी। 8 सितंबर को जब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हुई। 12 सितंबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने बॉर्डर पर चीन की हरकतों को देखते हुए बड़ा बयान दिया, जिसमें S जयशंकर ने कहा, पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाओं का पीछे हटना सीमा पर एक समस्या कम होने जैसा है। PP-15 से दोनों देश की सेनाओं का पीछे हटने का काम पूरा हो गया है। सीमा पर एक समस्या कम हुई है। मतलब साफ है कि सिर्फ एक ही समस्या का हल हुआ है, अभी कई समस्याएं बाकी हैं। ये निष्कर्ष चीन के चरित्र के आधार पर निकाला गया और भारत ने SCO में चीन से द्विपक्षीय बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि चीन ने हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 50 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 1962 में भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाले चीन बार बार भारत से बातचीत कर राग अलापता है और फिर धोखे से वार कर देता है। 2017 में भी चीन ने यही किया। डोकलाम में चीन को मिला था जवाब। भूटान ने डोकलाम में सड़क बनाने पर चीन का विरोध किया था। भारत ने भी खुलकर भूटान का साथ दिया। भूटान चीन में विवाद की वजह से भारत और चीन में भी तनातनी हुई। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। 73 दिनों तक चीनी सेना के सामने डटे रहे भारतीय जवान और आखिरकार भारत के अड़ियल रुख के सामने चीन को झुकना पड़ा था। लेकिन 2020 चीन ने गलवान में फिर वही काम किया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में चीन के साथ हुई झड़प से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति का भारत में स्वागत किया था। शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, लेकिन इसके 1 साल बाद ही चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया और उसके सैनिक LAC के अंदर तक घुस आए थे। इस दौरान 20 भारतीय जवान सीमा पर शहीद हो गए थे। चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन तब से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और मोदी राज में भारत ये बखूबी समझ चुका है कि चीन भरोसे लायक नहीं और उसकी हर चाल पर पैनी नजर रखनी होगी। चाइना का हिंदुस्तान के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर में जो लड़ाई चल रही थी पिछले 2 साल से, जिसमें कि चाइना ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के एरिया में आने की कोशिश की थी, परंतु हिंदुस्तान की आर्मी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उससे लड़ाई की और उसको वापस अपनी ज़मीन के ऊपर ही रोक दिया, जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा गलवान में हुआ, जिसमें कि चीन को पहली बार दुनिया में अपने मुंह की खानी पड़ी। इससे भी शी जिनपिंग की चीन के अंदर में काफ़ी बदनामी हुई। लेकिन इसी SCO समिट से चीन को लेकर एक और खबर निकल कर आई। वो है रंग क्रांति से चीन का डर। जिस चीन पर भारत भरोसा नहीं करता, वही चीन पता नहीं किस मुंह से भारत से मदद मांगता है। SCO में चीन ने रूस और भारत से मदद मांगी है। पश्चिमी देशों के रंग क्रांति के खिलाफ जिनपिंग एक दूसरे को मदद करने की अपील कर रहे हैं। चीन कह रहा है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, सेंट्रल एशियाई देशों को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं और इस साजिश के खिलाफ भारत, रूस को चीन के साथ आ जाना चाहिए। जिनपिंग की नजर में दुनिया अशांति के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी समेत मध्य एशियाई देशों के नेताओं को अपने देश में विदेशी शक्तियों को कलर रिवॉल्यूशन यानी रंग क्रांति को भड़काने से रोकना चाहिए। माना जा रहा है कि जिनपिंग के निशाने पर अमेरिका था। चीन के टारगेट पर अमेरिका की वजह है ताइवान, क्योंकि चीन मानता है कि अमेरिकी नेता ताइवान को चीन के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं।
मतलब साफ है कि चीन ये समझता है कि वो सबके खिलाफ चालबाजी करे और अमेरिका के खिलाफ उसकी चालबाजी को कोई भाप भी ना सके। चीन पहले भी आरोप लगा चुका है कि अमेरिकी नेता ताइवान को चढ़ाकर उसे भड़का रहे हैं। अब समझिए कि जिस रंग क्रांति से ड्रैगन डर रहा है वो क्या चीज है। 2000 के दशक में विदेशी मीडिया ने कई देशों में शुरू हुए शासन विरोधी आंदोलन को रंग क्रांति का नाम दिया, जिसके चलते कई देशों में सत्ता परिवर्तन भी किया गया। ये शब्द मध्य पूर्व एशिया, इंडो पैसिफिक और दक्षिण अमेरिका क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। ऑन रंग क्रांति क्या है? हाल ही के दशकों में इतिहास पर गौर करें तो रंग क्रांति के नाम पर अलग अलग रंगों से कई देशों में शासन के खिलाफ आंदोलन हुए और सत्ता को भी बदल दिया गया। साल 2000 में गोस्लाविया की बुलडोजर क्रांति हुई, 2003 में जॉर्जिया की रोज क्रांति, 2004 में यूक्रेन की नारंगी क्रांति, किर्गिस्तान में ट्यूलिप क्रांति साल 2005 में हुई। इन सब के तहत बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसमें लोगों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की। चीन में भी चुनाव नहीं होते हैं, बस एक पार्टी के भीतर एक नेता को चुन लिया जाता है और वहीं 140 करोड़ की आबादी वाले पूरे चीन पर शासन करता है। जिनपिंग तो 2 कदम और आगे चलने की सोच रहे हैं। वो लाइफ टाइम राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। चाइना से जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो वहाँ से निकलकर दूसरे देशों में जा रही है, जिससे चाइना की एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो इससे चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी परेशान है और वो उनके खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं और शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि शायद उनकी इलेक्शन में इसका दखलंदाजी होगा। ऑन आजीवन राष्ट्रपति बनने की चाहत का भी जिनपिंग का चीन में विरोध हो रहा है। लिहाजा जिनपिंग सरकार को भी चीन में रंग क्रांति का डर सता रहा है, क्योंकि जिनपिंग को भी पता है कि चीन में सरकार नाम की जो चीज है वो सिर्फ एक पार्टी की सोच पर चलती है। उसमें जनता का कोई सरोकार नहीं। जनता के पास अभिव्यक्ति की आजादी जैसा कोई अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ब्रिटेन की महारानी